हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ग्रेजुएशंस का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है पेजाइजा। पेजाइजा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीनस होता है और एक काफ़ी बड़े जीनस में आता है। अगर मैं बात करूँ तो एस्कोमाइसिटीज़ क्लास को बिलोंग करता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ एस्कोमाइसिटीज़ को, तो देखिए एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में जो सबसे बड़ी हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो ये करते हैं कि सारे जीनस, एक जीनस पढ़ लिया तो अगले जीनस को भी हम उसी तरीके से पढ़ने चल देते हैं। क्या होता है कि अगर आप किसी भी जीनस के, अगर आप किसी भी क्लास के एक जीनस को पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं एस्कोमाइसिटीज़ की अगर बात करूं, तो अगर आप एस्कोमाइसिटीज़ के किसी एक मेंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बात भी डैम श्योर होती है कि उस मेंबर के या उस क्लास के जो मेंबर्स, अदर मेंबर्स होंगे, उनकी लाइफ साइकिल के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप चाहे एक लाइफ साइकिल पढ़िए, फिर चाहे आप 3 लाइफ साइकिल पढ़िए, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप जाते हो और कहीं पे गूगल पे आप सर्च करते हो कि पेजाइजा की लाइफ साइकिल, तो आपको एक एस्कोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल देखने को वो देता है। पेजाइजा की भी लाइफ साइकिल स्पेशली बताता है वो, लेकिन वो बिल्कुल बिलोंग करता है, टू द पॉइंट बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज के लाइफ साइकिल से। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक जीनस की लाइफ साइकिल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना बस ये है कि आप उस क्लास की लाइफ साइकिल को पढ़िए। जैसे एस्कोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल को पढ़िए, ड्यूटेरोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल को पढ़िए, बेसिडियोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल को पढ़िए, और उन लाइफ साइकिल को पढ़ने के बाद आप जीनस की लाइफ साइकिल को उनसे कंपेयर कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। दूसरी बात, आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा कि किस तरीके से लाइफ साइकिल क्रिएट की जाती है। लाइफ साइकिल रटी नहीं जाती है, लाइफ साइकिल क्रिएट की जाती है जैसे कि आप उसको अपने से थिंक कर सको, सोच सको कि अगर वो क्योंकि अगर वो एस्कोमाइसिटीज में है तो क्यों है, क्योंकि वो एस्कोमाइसिटीज के फंक्शंस को फॉलो कर रहा है। एस्कोमाइसिटीज जैसे स्पोर्स उसके अंदर है, एस्कोमाइसिटीज जैसा रिप्रोडक्शन उसके अंदर है, एस्कोमाइसिटीज जैसा स्ट्रक्चर उसके अंदर है। तो इसीलिए वो लाइफ साइकिल्स होती हैं। तो आपको जो है वो हर एक जीनस की लाइफ साइकिल पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती। अब आते हैं टू द पॉइंट पे कि फिर सर, अब आप कहोगे सर फिर आप बना क्यों रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि मैं आपको दिखा सकूंगा कि पेजाइजा की लाइफ साइकिल तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं वो एस्कोमाइसिटीज से कितनी ज़्यादा तक बिलोंग करती है। क्योंकि मैंने और भी सारे जीनस एस्कोमाइसिटीज के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करती है लाइफ साइकिल। चलिए शुरू करते हैं। पेजाइजा जो है वो एक बहुत ही बड़े सैप्रोफिटिक फंजाई के रूप में जाना जाता है। काफ़ी बड़ा जीनस है, मतलब इसकी बहुत सारी स्पेसीज आपको देखने को मिलती हैं। बेसिकली हम लोग इनको कप फंजाई के भी नाम से जानते हैं, जो आपको नीचे लिखा हुआ मिलता रहेगा, तो आप डिटेल को देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कप फंजाई के रूप में हम इनको जानते हैं और ये सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। तो जाहिर तौर पे डेड वगैरह ऑर्गेन्स पे या डेड ऑर्गेनिज्म पे आपको ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमें क्या करना होता है कि हमें अगर इनके स्ट्रक्चर्स को जानना है तो हमें माइक्रोस्कोपिकली इनको देखना पड़ता है, इनके थैलस को देखना पड़ता है, सॉरी इनके थैलस नहीं, इनके माइसीलियम को देखना पड़ता है। तो हमें पता चलता है कि इनके बॉडी में हम इनको आखिर एस्कोमाइसिटीज में रखते क्यों हैं। जब माइक्रोस्कोप में हम इनको देखते हैं तो हमें इसके अंदर एस्कस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एस्कस का फॉर्मेशन जो है, जैसा कि मैं आपको एक कॉमन और बात बता दूं कि एस्कस, बेसिडिया, ज़्यादातर आप देखिए बेसिडिया स्पोर, एस्कोस्पोर, ज़्यादातर जो फंगस को जो डिवाइड किया गया है वो उनके स्पोर के बेसिस पे ही डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं बेसिडियोमाइसिटीज की तो उसमें बेसिडियो स्पोर्स हैं, एस्कोमाइसिटीज की तो एस्कोस्पोर्स हैं। इसीलिए जो तीसरा वाला जो हमने बताया आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसके अंदर हमें ये स्पोर्स देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज बोलते हैं। वो कंप्लीट फंजाई के रूप में अभी वो नहीं जाने जाते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बारे में भी एक जीनस है जिसके बारे में अल्टरनेरिया को आपको पढ़ना है, फिजेरियम को पढ़ना है। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूं उस बात को आप समझिए। एस्कोस्पोर पाया जाना ही इनके एस्कोमाइसिटीज का मेन फंक्शन होता है, लेकिन जब इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमें दिखाई देते हैं और ये बगैर माइक्रोस्कोप के हमें विजिबल नहीं होने वाले हैं। द पॉलीफाइलेक्टिक जीनस हैज बीन एस्टिमेटेड कंटेन 100 स्पेसीज। इनकी जो जीनस होती है उसमें तकरीबन आपको 100 स्पेसीज जो है वो पेजाइजा के अंदर देखने को मिलती है, बहुत सारी स्पेसीज। लेकिन सारी स्पेसीज में एक सिमिलैरिटीज होती है कि एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, एक एपोथीसियम का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है।
ये बहुत ही कॉमन चीज है जो मैंने बताया, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, एपोथीसियम का फॉर्मेशन और एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन। ये बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर हैं जो हमें पेजाइजा के सभी स्पेसीज में देखने को मिलेंगे आपको। अगर मैं बात करूं इनके किंगडम की, तो ये किंगडम फंजाई को बिलोंग करते हैं। डिवीजन एस्कोमाइकोटा, क्लास पेजाइजोमाइसिटीज, या हम इनको क्लास एस्कोमाइसिटीज में भी जगह दे सकते हैं। ऑर्डर पेजाइजेल्स, फैमिली पेजाइजेसी और जीनस पेजाइजा। स्पेसीज का नाम मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि बहुत सारी स्पेसीज में इनमें लाइफ साइकिल में बहुत सारा सिमिलरिटीज होता है। तो आपको अगर पेजाइजा आता है तो आप कंप्लीट, चाहे आप एस्कोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल बनाइए, चाहे आप पेजाइजोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल, किसी की भी आप लाइफ साइकिल बनाइए, वही चीज होती है बात। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहां पे हम बात करते हैं पेजाइजा के माइसीलियम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो फंजाई होती है उसकी बॉडी जो बेसिकली बनी होती है वो बनी होती है माइसीलियम से। अब ये जो माइसीलियम होती है ये किस तरीके की होती है? जैसा कि मैंने आपको काफी ज्यादा बताया हुआ है कि हमारे फंजाई में जो माइसीलियम होती है वो सिनोसाइटिक, जैसे मैं कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूं आपके सामने, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर सिनोसाइटिक, ठीक है, सेप्टेट, एसेप्टेट, ये सब वो टर्म है जिनके थ्रू आप जान पाओगे कि आखिर इनकी माइसीलियम कैसे होती है। माइसीलियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो पेजाइजा की बॉडी होती है वो बेसिकली माइसीलियम से ही बनी होती है। जैसे हमारा शर्ट धागों से बना होता है, कई धागे आपस में मिलते हैं और शर्ट बनती है, उस तरह माइसीलियम से ही हमारी जो होती है, हाइफी माइसीलियम से ही हमारी फंजाई बनी होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर पेजाइजा का जो माइसीलियम है वो होता किस तरीके का है। तो आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज वेल डेवलप्ड, जाहिर तौर पे एक फ्रूटिंग बॉडी जैसा आपको दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस, स्पोर स्ट्रक्चर नहीं है, कंप्लीट एक अच्छा खासा आपको स्ट्रक्चर्स बगल में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वेल डेवलप्ड होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अगर आपको ऐसे स्पोर दिखाई दे तो ये वेल डेवलप्ड नहीं है, समझ रहे हो ना भाई। वेल डेवलप्ड हम किसको बोलना है कि ये जो कप शेप्ड एक पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, ये एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर ही बना सकता है। फ्रीक्वेंटली पेरेनियल, मतलब ये काफी लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, तकरीबन 2 साल के ऊपर तक ये सरवाइव कर सकते हैं। डेंस नेटवर्क ऑफ हाइफी, जैसा कि मैंने कहा कि धागे, जैसे एग्जांपल के तौर में आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास आप कुछ धागे लगा दीजिए तो कपड़ा काफी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो आप उसको बोलोगे नहीं वो डेंस नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप क्या करो कि डेंस खत्म हो जाए, मतलब और डेंस हो जाए, धागों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाए, तो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। तो इसमें भी जो हाइफी होते हैं वो बहुत ज्यादा पास होते हैं, जिससे वो एक कॉम्पैक्ट कप शेप स्ट्रक्चर देते हैं। बात समझ में आ रही मेरी बात में है। अगर जैसे मैंने जो शर्ट पहनी है, अगर इसमें धागे कम होते तो ये ट्रांसपेरेंट होता, बीच बीच में आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो हम बोलते नहीं वो डेंस नहीं है, वो कॉम्पैक्ट नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें धागे ज्यादा है, हाइफी ज्यादा है, तो पूरा कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर है। द हाइफी आर ब्रांच्ड, इनकी जो हाइफी होती है वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है। जैसे उनमें बगल बगल में आपको ब्रांचेस इस तरह से दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग कप में ऐसे ऐसे ब्रांचेस दिखाई देंगे। हाइफी में भी आपको ब्रांचेस दिखाई देंगे ऐसे ऐसे। तो हाइफी ब्रांच होती है। सेप्टेट होती है, सेप्टेट मतलब जैसे मान लो ये आपकी एक हाइफी है, ये आपकी एक हाइफी ये का धागा है, अगर हाइफी माइसीलियम बीच बीच में इस तरीके से डिवाइड है, मतलब बीच में डिवाइड है, तो हम इसको बोलते हैं सेप्टेट। क्या बोलते हैं? सेप्टेट, ठीक है। ये सब बात आपको मिलेगी जब आप फंजाई के जनरल कैरेक्टर का वीडियो देखेंगे। तो सेप्टेट सेल यूनिन्यूक्लियर, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, आप बगल में देख रहे हैं कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रही है, तो ये आपके यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दे हाइफी आर हिडन फ्रॉम व्यू एज दिस रेमिफाइड टू सबस्ट्रेटम। ये जो होते हैं, ये जो आपके पेजाइजा होते हैं, ये बेसिकली किसी भी एक प्लांट से जुड़े होते हैं सबस्ट्रेटम के थ्रू। सबस्ट्रेटम क्या चीज होता है? सबस्ट्रेटम किसी भी चीज का वो स्ट्रक्चर होता है, सबस्ट्रेटम किसी भी चीज का वो स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को किसी डेड मटेरियल के साथ में जोड़ करके रखता है, बांध करके रखता है। जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर कोई कप फंजाई ऐसे लग जाए, आकर के जुड़ जाए इस तरीके से, तो मैं वो किसके थ्रू जुड़ेगी? सबस्ट्रेटम के थ्रू जुड़ेगी। तो इसी चीज को हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसे ब्रांच है प्लांट की, कोई ट्री की, ऐसे मान लो रूट वगैरह है बाहर निकली हुई,
और उसके ऊपर अगर आप देखो तो कप फंजाई तो ये जो स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ जहां से जुड़ा हुआ है वही जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सबस्ट्रेटम होता है। दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और इसी सबस्ट्रेटम के थ्रू वो क्या करता है कि रूट से न्यूट्रिशंस लेने का काम करता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको और भी अच्छी तरीके से बता सकता हूं। देखिए कैसे, देखिए सिंपली आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी कोई ब्रांचेस हो गई, ठीक है, ये हमारी ब्रांच हो गई किसी भी प्लांट की, ट्री की, कुछ भी, ठीक है, डेड है, वो पड़ा हुआ है ऐसे, मतलब डेड है। तो उसके ऊपर क्या काम करते हैं कि ये इस तरीके से जाकर के लग जाते हैं, इस तरीके से, और लगने के बाद ये ऊपर कब फंजाई है जो किससे बनी हुई है, माइसीलियम से बनी हुई है ना, माइसीलियम से या हाइफी से। और कैसी हाइफी होती है, सेप्टेट हाइफी होती है, ठीक है, सेप्टेट हाइफी होती है। तो इस बात को आप सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे कि इनका माइसीलियम सेप्टेट हाइफी होता है, स्ट्रक्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सबस्ट्रेटम के थ्रू क्या काम करते हैं कि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होता है या सेल्स है भाई, तो बचा उचा जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो ये एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम के थ्रू जो है न्यूट्रिशंस को लिया करते हैं। द फ्रूटिंग बॉडी आर एबव ग्राउंड, और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एबव द ग्राउंड होती है, मतलब ऊपर की तरफ होती है, और जो सबस्ट्रेटम होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पे मैंने एक कंप्लीट जो थैलस जो कप होता है ना, कप शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसका हमने एक सेक्शन काट के आपको दिखाया हुआ है। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है और आगे आपको काम आने वाला है। देखिए यहां पे मैंने जूम कर दिया इसको। जब मैंने जूम किया तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पे आपको छोटे छोटे कुछ स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं जो एक सेल के अंदर हैं, जो एक पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग एस्कस का नाम देंगे। यहां पे देखिए मैं किस तरीके से दिखा रहा हूं, देखिए आप ये यहां से जुड़ा हुआ है और लुक एट दिस, ये कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं। और इसी के अंदर हमारे जो मेन डेवलपमेंट जिनका आगे होना है वो इसके अंदर मौजूद है। देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो हमें एस्कस दिखाई दे रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि पूरे आपके फ्रूटिंग बॉडी में हमें यहां पे एस्कस दिखाई दे रहे हैं जो हमने माइक्रोस्कोप से सेक्शन काट के देखा हुआ है। लुक एट दिस, यही इसी तरीके से ये एस्कस दिखाई दे, और बीच बीच में जो खाली वाले जो स्पेस वाली जो कुछ ऐसे ऐसे फुलझड़ी जैसी कुछ सेल्स होती हैं, जो कुछ ब्रांचेस होती हैं, इनको हम लोग पैराफाइसिस बोलते हैं, जो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती हैं, इनके प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। और रीजन कौन सा होता है, हाइमेनियम रीजन कहते हैं, जहां पे पाए जाते हैं उस रीजन को हम लोग हाइमेनियम रीजन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सारे एस्कस की जो ब्रांच होती है वो नीचे जुड़ी होती है, जहां से ये न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हैं, मेडुलरी एक्सिपुलम से ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह लेते रहते हैं। खैर ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। यहां पे आपको एस्कस को ध्यान में रखना है कि जो पूरा कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसी कप शेप्ड स्ट्रक्चर में ही आपको एस्कस देखने को मिलते हैं, जो आगे इनकी जनरेशन को नेक्स्ट करेंगे, जिसको अब आप जाकर के लाइफ साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पेजाइजा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पेजाइजा के अंदर देखने को मिलता है वो क्या होता है, कैसे होता है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पेजाइजा के अंदर जो आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो कैसे देखने को मिलता है, बाइकोनिडियोफोर। बाइकोनिडियोफोर, जो कोनिडियोफोर होते हैं इनकी जो माइसीलियम होती है उन्हीं माइसीलियम में ये डेवलप करते हैं, और डेवलप करके जो कोनिडिया होते हैं वो जा करके डिटैच होकर के एक नया फ्रूटिंग बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, जिस पे कोनिडिया लगे होते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। उसी चीज को हम लोग कोनिडियोफोर बोलते हैं। और जो जिसके ऊपर कोनिडिया लगे होते हैं, कहते हैं इट टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है, जब यही कोनिडिया एडवर्स कंडीशन में एक सिस्ट बना लेती है, एक कवरिंग बना लेती है, तो हम इसी को क्लेमाइडोस्पोर्स नाम देते हैं, ठीक है। जब यही बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर बने इसी को हम लोग क्लेमाइडोस्पोर नाम देंगे। दे आर एब्स्ट्रिक्टेड फ्रॉम टिप ऑफ क्लेमाइडोफोर्स। तो ये कहां मौजूद होते हैं, क्लेमाइडोफोर्स पे मौजूद होते हैं। ईच कोनिडियम जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसीलियम।
हर एक कोनिडिया गिरेगी और वो अपना एक माइसीलियम बनाएगी और माइसीलियम बनाने के बाद अपना एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी आगे जाकर के। तो इस तरीके से आप जानते हो कि ये कोनिडियोफोर। और क्लैमाइडोस्पोर की बात जैसा मैंने बताया कि रेस्टिंग सेल होती हैं, इंटरकैलरी इन पोजीशन, दे में फॉर्म साइटोसिस सीरीज ऑफ विद इन द सेल ऑफ हाइफी, और ये ढेर सारी सेल हाइफी में बनाती है। ठीक है, तो क्लैमाइडोस्पोर भी बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरीके से आपकी कोनिडियोफोर्स होती है, बस ये रेस्टिंग कंडीशन में डेवलप करते हैं और वो जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में भी डेवलप कर जाते हैं। चलिए, नाउ द एस्कोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, हमारे वीडियो के जो सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जाना जाता है जिसके लिए हम वीडियो देखते हैं वो होती है उसकी लाइफ साइकिल। जैसा कि मैंने कहा कि एस्कोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल अगर आपको पता है तो आपको सब कुछ पता है। यहां पे देखिए, ये वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो अभी हमने देखा, जिसको हम लोग एपोथीसियम का भी नाम देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एस्कोकार्प का भी नाम दे सकते हैं। तो हम इसको एपोथीसियम, एस्कोकार्प बोल सकते हैं। इसके अंदर जो हाइफी होते हैं वो डाइकैरियोटिक होते हैं। ध्यान सुनिएगा, डिप्लो नहीं होते हैं, डाइकैरियोटिक होते हैं। डाइकैरियोटिक और डिप्लो में मैंने आपको कई बार डिफरेंस बताया है। डाइकैरियोटिक का मतलब होता है एक सेल में दो डिफरेंट न्यूक्लियस का होना, ये डाइकैरियोटिक कहलाता है। और डिप्लो कहलाता है जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएं। तो इसमें क्या होता है कि एक एस्कस में दो न्यूक्लियस तो होता है लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं करते। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए ये आपस में बिल्कुल भी फ्यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के फेज को हम लोग डाइकैरियोटिक फेज के नाम से जानते हैं, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब हुआ क्या, हुआ यूं कि जो एस्कोकार्प होता है ये डाइकैरियोटिक होता है, बट यहां पे हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। पहले फेज से बात करते हैं, हम वहां पे बात अभी बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले नंबर 1 फेज से बात कर लेते हैं। भाई क्या चीज है, देखिए नंबर 1 फेज में क्या हुआ। यहां पे आपको दो डिफरेंट स्ट्रेन की माइसीलिया दिखाई दे रही है। एक माइसीलिया जो है वो एस्कोगोनियम में है और एक एंथ्रीडियम में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि फंजाई में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। यहां पे आप देखिए कि उसी ब्रांच पे आपको एक तरफ एसेक्सुअल स्पोर दिखाई दे रहा है और एक तरफ सेक्सुअल गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट हैं और एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट मौजूद हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगे और यही कोनिडिया डेवलप करके नया माइसीलियम बनाएगी। ये तो एसेक्सुअल है, सिंपल है ना। पहले कोनिडिया बनेंगे, फिर कोनिडिया डिटैच हो जाएंगे और डिटैच होकर के एक नया माइसीलियम बना लेंगे। ये हुआ कोनिडियोफोर के थ्रू जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसमें सिंगल पेरेंट होता है, देखिए इसका अपना मैटर है, अगर ये अपना कोनिडियम बनाता है तो इसका अपना मैटर है। तो दोनों में सिंगल पेरेंट ही लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक, लेकिन यहां देखिए, अब हमें जो बात लाइफ साइकिल को आगे बढ़ानी वो सेक्सुअल में बढ़ानी होती है। सेक्सुअल में देखिए एस्कोगोनियम जो एक फीमेल की तरह से होती है, जिसको हम निगेटिव भी बोल सकते हैं, एस्कोगोनियम बोल सकते हैं, फीमेल पार्ट होती है। एंथ्रीडियम यहां पे मेल पार्ट होती है। तो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो बिलोंग करते हैं ये बिलोंग कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज को। अब ये जो एस्कोगोनियम है, अक्सर मैंने आपको एक बात बताई रिप्रोडक्शन में कि मेल हमेशा अपने न्यूक्लियस को फीमेल के पास भेजता है फॉर द कैरियोगैमी। यहां पे भी सेम किया मेल ने अपने सेल को, अपने न्यूक्लियस को भेज दिया एस्कोगोनियम के पास में। यहां पे देखिए गया एस्कोगोनियम के पास में। अब एस्कोगोनियम के पास में जब ये गया तो जो नई माइसीलियम एस्कोगोनियम बनाएगी नई माइसीलियम, वो नई माइसीलियम ये है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर इसने बनाया और ये पूरा इसमें जड़ा होता है। ये एक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे होते हैं। ये पूरा एक कप से स्ट्रक्चर ही बनाए रहते हैं। ये तो एक आपको दिखाएगा एग्जाम्पल के तौर पे, ये पूरा इसमें भरे होते हैं बहुत सारे। और इसके अंदर जितने भी आपको दिखाई देंगे यही आगे जाके एस्कस बनाएगा और इसके अंदर सब डिप्लोमेटिक होंगे। देखिए डबल ब्रांचेस। और जो डाइकैरियोटिक ब्रांचेस हैं जिसमें एक एंथ्रीडियम वाला है, ब्लू वाला एंथ्रीडियम है और रेड वाला आर्किगोनियम का है। और ये डेवलप करा भाई साहब एस्कस डाइकैरियोटिक में डेवलप हो गया। अब ये जो एस्कस डाइकैरियोटिक है ये फ्यूज करके जाकर, भाई मेल फीमेल है, कब तक भाई, कब तक निगेटिव स्ट्रेन है, नहीं फ्यूज करेंगे, फ्यूज कर गई है। जैसे ये फ्यूज किए ये डिप्लॉयड हो गए। देखिए अभी तक ये डाइकैरियोटिक थे लेकिन अब ये डिप्लॉयड हो गए। जब फ्यूज कर गए तो डिप्लॉयड हो गए और डिप्लॉयड होते ही एस्कस जो है वो डिप्लॉयड 2n हो गए और इसमें मियोसिस हो गया।
जो चीज 2n है वो n होनी होनी है भाई, नो डाउट, मान लो भाई मेरी बात। तो ये मियोसिस हो गया। मियोसिस होता है ये एक, पहले 2 हुआ, फिर भाई मियोसिस हुआ, 4 डिफरेंट टाइप की अपनी सेल बनी। अब जब मियोसिस हुआ तो यहां पे देखिए, मियोसिस हुआ तो 4 जो सेल बनी, फिर इनमें माइटोसिस होना शुरू हुआ, मतलब नंबर्स इंक्रीज होने शुरू हुए, मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हुआ, और सबके सब हैप्लॉइड थे। अभी इसमें सबके सब हैप्लॉइड हैं, इसमें सबके सब हैप्लॉइड हैं। माइटोसिस हुआ, अब माइटोसिस जो हुआ तो क्या बन गया, एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर कैसा था, 1n था, मतलब हैप्लॉइड था। और फिर यही एस्कोस्पोर जो है पूरा एक नया पूरा एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये जो आप एस्कोस्पोर देख रहे हो, मतलब कप शेप्ड स्ट्रक्चर में तो रहता ही है, मतलब कप शेप्ड स्ट्रक्चर में रहता है। जैसे ये एस्कोस्पोर डेवलप करते हैं तो इसमें इतने ज्यादा एस्कोस्पोर भर जाते हैं कि ये बर्स्ट करना शुरू कर देता है, और सारे जो सिंगल 1n वाले एस्कोस्पोर हैं वो छिटक जाते हैं, और छिटक करके वो एस्कोस्पोर नई माइसीलियम बना लेते हैं, और नई माइसीलियम फिर वही कारनामा करती है। सिंपल लाइफ साइकिल समझ में आई। वंस अगेन स्पोर बना, पहले तो एक ही फ्रूटिंग, एक ही माइसीलियम के ऊपर हमें कोनिडिया देखने को मिले, और एक ही पे हमें एस्कोगोनिया और एंथ्रीडिया देखने को मिले। एंथ्रीडिया एस्कोगोनिया आपस में ट्राइकोगाइन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ट्राइकोगाइन बोलते हैं, ट्राइकोगाइन बोलते हैं, ट्राइकोगाइन स्पेलिंग देख लीजिएगा, ट्राइकोगाइन बोलते हैं। ट्राइकोगाइन स्ट्रक्चर के थ्रू ये अपने जो मेल होता है वो अपने न्यूक्लियस को भेजता है फीमेल के एस्कोगोनियम में, और वहां जाने के बाद ये जो है डाइकैरियोटिक स्टेज में आ जाते हैं, और एस्कस जो होता है वो डाइकैरियोटिक हो जाता है। और सारी चीज किसके अंदर हो रही है, इसी कप के अंदर हो रही है, एस्कस में डेवलप। और फिर ये फ्यूज कर जाते हैं आपस में, क्योंकि ये मेल वाला गया फीमेल वाला, फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करके डिप्लॉयड बन जाते हैं। डिप्लॉयड बनने के बाद इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद इनके नंबर्स इतने ज्यादा बढ़ते हैं माइटोसिस मियोसिस के कारण, कि ये इसको स्पोर जो होते हैं वो थैलस के अंदर, जो ये आपका स्ट्रक्चर कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर से बस्ट कर जाते हैं, और फिर यही छोटे छोटे इसको स्पोर डिस्पर्स होकर के नए माइसीलियम बना लेते हैं, और यही नई माइसीलियम फिर से एक नई फ्रूटिंग बॉडी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये थी पेजाइजा की लाइफ साइकिल, ये थी एस्कोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल, जो बहुत ही सिंपल थी, बेहद सिंपल लाइफ साइकिल आपको यहां पे देखने को मिल रही है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यहां पे ये भी डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है जहां पे काफी कुछ स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे हैं, तो चलते चलते इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देखिए ये हमारे एस्कोस्पोर्स थे जो कि आगे डेवलप करेंगे। एक मेल है मान लो, एक को आप प्लस मान लो, एक को आप माइनस मान लो, एक को फीमेल मान लो, आप जो है दोनों देखिए फ्यूज किए, मेल वाले ने अपना भेज दिया, ये मेल है मान लो, ये क्या है फीमेल है मान लो, मेल वाले ने अपने गैमेट्स को ट्रांसफर किया थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोगाइन के थ्रू, किसके थ्रू, ट्राइकोगाइन के थ्रू ट्रांसफर किया अपने इसको, अभी डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट हो गए। देखिए डाइकैरियोटिक में हो गए, एस्कोजीनस हाइब्रिडाइकैरियोटिक n+n फ्यूज नहीं किए, n+n में रहे, अगर फ्यूज किए होते तो 2n हो जाते। फिर क्लोइजर का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये आगे डेवलप करेंगे और एस्कस बना लेंगे। एस्कस के अंदर देखिए पहले यहां पे देखिए जब दोनों पास पास आए थे तो फ्यूज कर गए यहां पे, फिर माइटोसिस हुआ तो नंबर्स बढ़े, नंबर्स बढ़ते चले गए एस्कस के। एस्कस के अंदर क्या होता है, एस्कोस्पोर होता है, एस्कोस्पोर फिर से बाहर निकले, फिर से जर्मिनेशन हुआ, फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट हुई। तो ये बहुत ही सिंपल लाइफ साइकिल आपके सामने मैंने बताने की कोशिश की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।